नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमपी क्लासेस में। फाइनली दोस्त, हम लोग ये क्लास शुरू कर रहे हैं पॉलिटी का, जो कि लेक्चर नंबर फर्स्ट होगा, है ना। पिछले दिनों से, बहुत दिनों से हम लोग इस चीज़ में लगे हुए हैं कि क्लास शुरू होगा होगा और सारा अरेंजमेंट भी हो गया है, बोर्ड वगैरह पूरा क्लासरूम तैयार हो चुका है और ऑनलाइन क्लासेस के लिए, बट फिर भी नहीं हो पाया। वो इसलिए नहीं पाया क्योंकि साउंड का बहुत बड़ा मेरे सामने एक इशू है कि जो भी मेरे पास माइक हैं वो काम कर नहीं रहे हैं एक्चुअली, और नए माइक कहीं भी मिल नहीं रहे हैं। यहाँ लोकल मार्केट जो भी है वहाँ भी नहीं मिल रहा है, सारे जगह मैंने ट्राई कर चुका हूँ मैं। और ऑनलाइन कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है वो कोई भी डिलीवर्ड नहीं कर रहा है। ओके, तो मैंने सोचा कि अगर इसको 3 मई तक या लॉकडाउन खुलने तक इसको बंद रखा जाएगा तो ये ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि हम लोगों के एक सिस्टमेटिक तरीके से जो टेस्ट सीरीज चल रही है वो नहीं चल पाएगी, है ना। क्योंकि हम लोग पिछली बार रैंडम उठा रहे थे, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन उठा रहे थे, तो वो एक फ्लो नहीं बन पा रहा था, है ना। जिससे मैं खुद भी परेशान था कि ये सिस्टम नहीं चल रहा है और बन नहीं पा रहा है एक्चुअली। तो फिर मैंने सोचा था कि चलो क्लासरूम शुरू कर देंगे, तो जो भी टॉपिक होगा उसके बिहाफ पे हम लोग इसको लेके चलेंगे। तो उसी वजह से हम लोग ये डिस्कस किए थे क्लासरूम के लिए। और पर डे कोई ना कोई स्टूडेंट मेरे से पूछता ही था कि सर क्लासरूम क्यों नहीं, सॉरी क्लास क्यों नहीं अभी तक स्टार्ट हुआ है ना। तो कोई बात नहीं, हम लोग इस तरह से मैं ये एक दूसरा मैं पैटर्न सोचा हूँ। अगर आपको ये पसंद आता है तो डेफिनेटली हम लोग इसको कंटिन्यू रखेंगे। अगर इसमें आपको लगता है कि ये विजुअल नहीं है, ऑडिबल नहीं है, या किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, तो इसको मैं बंद कर दूंगा। ओके, इसको हम लोग आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपको ये पसंद आता है, थोड़ा बहुत लगता है कि एक इसमें अच्छा कंटेंट है, मुझे बता दीजिए, तो मैं इसको कंटिन्यू रखूंगा। अगर ये कंटिन्यू होता है तो न सिर्फ पॉलिटी को रखूंगा मैं, ज्योग्राफी भी रखूंगा और मॉडर्न हिस्ट्री भी रखूंगा। ये बहुत मेजर सब्जेक्ट हैं, जो कि मैं सोच रहा हूँ कि विद इन 25 से 30 दिन में मैं तीनों को इनको ख़त्म करा दूंगा। ओके, क्योंकि पर डे तीनों का लेक्चर, 3 लेक्चर मिलेंगे कम से कम। और जिस तरह से अपना ऑफलाइन क्लास रहता था कि मंडे टू फ्राइडे हम लोग सब्जेक्ट पढ़ते थे, फिर सैटरडे संडे हम लोग करंट देखते थे, तो सेम वैसे ही मैंने यहाँ पैटर्न फॉलो करूँगा मैं कि मंडे टू फ्राइडे हम लोग 3 3 लेक्चर पढ़ेंगे, पॉलिटी, ज्योग्राफी और मॉडर्न हिस्ट्री का। ओके, और जो सैटरडे संडे होगा उसमें मैं जो अपना करंट जो चल रहा था कि पिछला जो हम लोग जनवरी से 2019 से लेके चल रहे थे, उसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो मंडे सॉरी सैटरडे और संडे अपना जो करंट है उसका क्लास रहेगा। इस तरह से मैं प्लान किया हूँ। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो, और सक्सेसफुल होना ना होना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ये लगता है कि इस चीज़ों से कुछ सीखा जा सकता है या कुछ चीज़ें की जा सकती हैं, तो आप मुझे ज़रूर बताइए। ओके, लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि इसमें कंटेंट से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है ना। जो मैं क्लासरूम में देता था उससे बेटर मैं आपको यहाँ दूंगा। ठीक है, ये जो भी होगा वो किसी भी बुक में नहीं मिलेगा आपको, है ना। एक बार कंपैरिजन करके देख देख लीजिए, है ना। और तो इस तरह से हम लोग लेके चलेंगे तो ठीक रहेगा। और दूसरा ये है, जो भी हम लोगों का जो टेस्ट रहेगा वो अब इस तरह से रहेगा, जैसे कि ये हमारा जो पहला जो लेक्चर है वो है भारत का संवैधानिक इतिहास। ओके, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये पहला लेक्चर है, जो इसका जैसे ये कंप्लीट होगा, मान लीजिए ये पहला लेक्चर है और दो दो लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे ये कंप्लीट होगा, इसका जो भी 50 60 क्वेश्चन जो भी होंगे या 100 क्वेश्चन जो भी होंगे, एक बार में मैं आपको सारे प्रोवाइड करा दूंगा, पीडीएफ के फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और जो भी डाउट होंगे वो मैं डिस्कस करूंगा। और इसी में से जो अपना एक क्वेश्चन रहता है 10 बजे, जीनियस ऑफ द डे करके, तो वो भी मैं ये सोचा हूँ कि इसी में से देंगे कि एक या दो अगर इसमें से जीनियस ऑफ द डे करके क्वेश्चन निकल आते हैं तो पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से मैं इसको प्लान किया हूँ। और फिर भी मुझे आप बताइए कि ये कैसा आपको लगता है कि ये है, मतलब इसको कंटिन्यू करने लायक है या नहीं। तो मैं इसको डेफिनेटली आपके जो रिव्यू होंगे उन पर विचार करूँगा। ओके, और उसी के अकॉर्डिंग मैं डिसीजन लूँगा, है ना। और अगर ये कंटिन्यू होता है, मैं फिर बता दूं, अगर ये कंटिन्यू होता है तो फ़ायदा ये होगा कि आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी मिलेंगे
और टॉपिक वाइज ही जीनियस ऑफ द डे जो क्वेश्चन है, जो मैंने एक नया नया मतलब कॉन्सेप्ट था मेरे लिए, कि वो मैंने इसलिए इजाद किया था कि होता क्या है ना, हम लोग वन लाइनर पढ़ लेते हैं, तो वन लाइनर कभी कभार दिमाग में थोड़ा निकल जाता है या थोड़ा स्विच कर जाता है ना। तो जो भी जीनियस ऑफ द डे क्वेश्चन है वो होता है या तो यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा, या फिर किसी यूपीएससी की टेस्ट सीरीज से होगा। मैंने आपसे जो भी मैंने आपको कराए हुए हैं, चाहे वो नीति आयोग का हो, चाहे वो एक प्रस्तावना हो जिसका मैंने एक्सप्लेनेशन अभी नहीं दिया हुआ है, वो इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो समझा के मतलब उससे पेन के द्वारा समझाया नहीं जा सकता था। ओके, तो इस तरह से उस क्वेश्चन को आप नोट करके नहीं समझा सकते जब तक आप वर्बली इंटरेक्ट नहीं करेंगे स्टूडेंट से, तो तब तक आप उसको समझा नहीं सकते, इसलिए मैंने उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ था। ओके, तो इस तरह से हम लोग जो भी क्वेश्चन रहेगा, जीनियस ऑफ द डे रहेगा या कोई भी अ, अच्छा क्वेश्चन होगा जिसमें आपका डाउट होगा, तो मैं आपको इस वीडियो फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा दिया करूँगा। ओके, तो ठीक है, हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं और फिर आप मुझे बताइए, अगर आपके रिव्यू अच्छे होंगे तो मैं आपको बाकी के वीडियो मैं शुरू कर दूंगा। और क्योंकि आपको पता है कि लेखपाल का अनाउंस कर दिया गया है कि जैसे ही ये लॉकडाउन खुलेगा और भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, तो उसको भी हम लोग ध्यान में रखेंगे, उसकी जो भी चीज़ें हैं उसको भी हम लोग देखेंगे और बहुत अच्छे से देखेंगे। ओके, और फिर आप बताइए मेरे को। ठीक है, शुरुआत करते हैं इसको, आज के जो फर्स्ट लेक्चर को। ओके, अ, एक चीज़ और बता दूं मैं शुरू करने से पहले, कि जो भी आपने मेरे से क्लासरूम में पढ़ रखा है उसको एक साइड कर दीजिए। ओके, इसको नए सिरे से एक बहुत अच्छे एक रजिस्टर पे लेके चलिए, नया या A4 साइज के, जो भी जहाँ भी आप नोट्स बनाते हैं, तो उस पर इसको एक नई सिरे से लेके चलिए। चाहे ये हो, चाहे अपना करंट हो, चाहे पॉलिटी हो, या सॉरी ज्योग्राफी हो, या मॉडर्न हिस्ट्री हो। ओके, और इसको इसमें बहुत सारा चीज़ आप नया देखेंगे और बहुत सारा चीज़ आपको अलग देखने को मिलेगा और बहुत आपको वो नॉलेजेबल भी होगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इसको। चैप्टर का नाम होगा कि भारत का संवैधानिक इतिहास, जो पार्ट 1 है। ओके, तो इसको देखने से पहले हम लोग देखते हैं कि संविधान संविधान क्या होता है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, उसकी हम लोग डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं कि संविधान आखिर है क्या। ये संविधान की उत्पत्ति एक्चुअली लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूट शब्द से हुई है, जिसका जिसका सामान्य अर्थ होता है सर्वोच्च विधि। अगर संविधान कहीं है किसी भी देश में, तो वो सर्वोच्च ही होगा। ओके, इस तरह का इसको इस तरह से इसको एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, इसका तात्पर्य इसका तात्पर्य एक ऐसे दस्तावेज से या डॉक्यूमेंट से है, जो सरकार के विभिन्न अंगों, जैसे कि कार्यपालिका हो गया, विधायिका हो गया और न्यायपालिका, ये इनका फंक्शनिंग क्या होगा, ये कार्य कैसे करेंगे, इनका कार्य क्षेत्र क्या होगा, ये सारा जो चीज़ें है ना, ये संविधान में बताया गया है। तो डेफिनेशन में हम लोग देखते हैं कि संविधान से तात्पर्य एक ऐसे दस्तावेज से है, जो सरकार के विभिन्न अंगों, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के ढांचे यानी स्ट्रक्चर को और उनके अंगों के प्रमुख कार्यों को निर्धारित करती है। ओके, ध्यान रखना है आपको, निर्देशित और निर्धारित करती है, तथा उनके सुचारू संचालन, उनके चलने, जो उनकी प्रक्रिया को आगे बढ़ने के लिए और सुचारू निरंतर संचालन के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत विहित होते हैं, मतलब उसमें निहित होते हैं। वो बताता है कि इसको आगे कैसे बढ़ना है, उसको आगे क्या अचीव करना है, इस तरह की जो चीजें हैं वो संविधान में निहित होती हैं। ओके, किसी भी देश का संविधान उसकी सरकार के लिए सर्वोच्च विधि होता है। ध्यान रखना, मैंने पहले ही बताया कि किसी भी सरकार के लिए सर्वोच्च विधि होता है, जिसमें न केवल सरकार सरकार व जनता के अधिकारों का भी वर्णन होता है। इसका मतलब ये है, इसमें न केवल सरकार बल्कि जनता के अधिकारों का भी वर्णन होता है, जो न्याय संगत होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो वो संविधान में अधिकार दिए गए हैं, अगर उनका कोई उल्लंघन करता है, तो उनके लिए आप उसके लिए आप न्यायपालिका जा सकते हैं। ओके, जैसे कि आपने यहाँ मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स हैं। ओके, और संविधान जनता की सरकार से अपेक्षा को भी बतलाता है। कहने का मतलब ये है कि आखिर जनता क्या अचीव करना चाहती है, ये सारी जो चीजें हैं वो संविधान में निहित होती हैं। ओके, तो ये इसकी डेफिनेशन रही। अब हम देखते हैं कि संरचना की जो स्ट्रक्चर होता है उसकी दृष्टि से
संविधान कितने प्रकार का होता है, तो ये संविधान जो होता है वो दो प्रकार का होता है। ओके, पहला होता है संघीय और दूसरा है परिसंघीय। ओके, इंग्लिश में बोलते हैं यूनियन और फेडरेशन। ओके, तो अब हम लोग यूनियन को देखते हैं। संघीय, कि संघीय राजनीति ढांचे में संघ अथवा केंद्र सरकार का नागरिकों पर प्रत्यक्ष डायरेक्ट नियंत्रण स्थापित होता है, जैसे कि ब्रिटेन और फ्रांस। इस शासन व्यवस्था में होता क्या है कि जो केंद्र होता है वो बहुत शक्तिशाली होता है। वही निर्धारित करता है कि जो हमारी ग्राम पंचायत है, जो मतलब बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे है, उसको क्या करना है क्या नहीं। वो अधिकार दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता। ये सारी जो डिपेंड है ना, जो डिपेंडेंसी होती है, वो सारी निर्भर करती है केंद्र सरकार के ऊपर। ओके, बहुत पावरफुल होता है। इन जो क्षेत्रीय जो सरकारें होती हैं उनमें उनके लिए कोई ऐसी शक्तियों का बंटवारा नहीं होता। और वो सारी जो चीज़ें होती हैं, एक होता है ना कि कोई भी नियुक्ति जब होती है राष्ट्रपति करता है, और उसकी जो जो पदावधि होती है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत करके होती है। वैसे ही यहाँ होता है, केंद्र सरकार जब चाहे उनसे शक्तियाँ ले सकता है और जब चाहे उनको दे सकता है। इस तरह का संघीय जो शासन व्यवस्था होती है उसमें होता है। ओके, लेकिन परिसंघीय क्या होता है? परिसंघीय को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं फेडरेशन। आपने देखा होगा कि जब भी यूएसए की बात आती है, या उसके जैसे अपने यहाँ केंद्रीय बैंक है आरबीआई, ऐसे वहाँ की बात आती है, तो हम लोग बोलते हैं कि फेडरेशन बैंक, वहाँ की जो फेडरेशन ने क्या निर्धारित किया है, या फिर इस तरह का कुछ होता है। वहाँ की जो शासन व्यवस्था के लिए एक वर्ड यूज होता है, वो होता है फेडरेशन। तो इसकी जो उत्पत्ति है वो जो हुई है वो हुई है फ्यूडस शब्द से, जिसका अर्थ होता है प्रतिज्ञा पत्र या समझौता। कहने का मतलब ये है कि यहाँ दो सिस्टम होते हैं, दो स्तर पर सरकारें होती है, एक केंद्र स्तर पर, एक राज्य स्तर पर। ओके, इसी कारण समझौते पर आधारित द्विस्तरीय राज व्यवस्थाओं को, जो द्विस्तरीय राज व्यवस्थाएं हैं उनको परिसंघीय, सॉरी ये गलत शब्द लिखा हुआ है, यहाँ परिसंघीय होगा, परिसंघ नहीं परिसंघीय कहा जाता है। जैसे कि यूएसए, अपना जो क्या है ना, अपना जो भारत है वो संघीय और परिसंघीय दोनों का मिला जुला रूप है, जो हम लोग आगे देखेंगे। तो इसमें क्या होता है, इसमें केंद्र सरकार भी होती है और राज्य सरकार भी होती है, और राज्य सरकार की स्पष्ट जो शक्तियां होती हैं वो निर्धारित होती हैं। उनके बीच में स्पष्ट तरीके से विभाजन होता है, बंटवारा होता है हर चीज का, कि कौन रिवेन्यू कितना कलेक्ट करेगा, कौन सा टैक्स केंद्र सरकार लेगा या राज्य सरकार होगा। मतलब वो सारे अधिकार जो केंद्र सरकार को मिले होते हैं, वो अधिकार राज्य सरकार को भी मिले होते हैं। ओके, तो ये इस तरह की चीजें परिसंघीय शासन व्यवस्था में होती हैं। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि संविधान का वर्गीकरण, कि संविधान कितने प्रकार का हो सकता है। ओके, तो इसमें हम लोग पहला देखते हैं उदारवादी संविधान। उदारवादी संविधान को हम लोग बोलते हैं लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि लिबरल जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, इसमें जो सर्वोच्च प्राथमिकता होती है वो जनता के अधिकारों का को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, भारत आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि इसमें कोई अगर कोई संशोधन करना है तो वो इजीली किया जा सकता है। बहुत उदारवादी होता है, लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन होता है। इसी का एक दूसरा रूप है लोकतांत्रिक संविधान। इसमें क्या होता है कि इसमें भी जनता के अधिकारों का सर्वोच्च माना जाता है, लेकिन इसमें हम समानता को भी देखते हैं, न्याय को भी देखते हैं। ओके, इसमें स्पष्ट होता है कि हम न्याय तीन तीन स्तर पर देंगे। जो हमारा न्याय है वो तीन स्तर पर होगा, सामाजिक स्तर पर होगा, और राजनीतिक स्तर पर होगा, और आपका आर्थिक स्तर पर होगा। ठीक है, समता हमारा होगा, प्रतिष्ठा की होगी, अवसर की, सब चीज़ों की निर्धारित चीज़ें होती हैं। तो उसी का उदारवादी का ही एक दूसरा रूप है लोकतांत्रिक संविधान, जिसको बोलते हैं हम डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तीसरा जो हमारा संविधान है वो है सत्तावादी संविधान, अथॉरिटिव कॉन्स्टिट्यूशन। इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है चाइना, क्योंकि उसमें साम्यवादी सरकार है, तो वो सत्तावादी टाइप की सरकार है वहाँ पर। तो इसमें क्या होता है कि एक सत्ता होती है पर्टिकुलर, किसी एक व्यक्ति के हाथ में होती है, और वही उसको जैसे चाहे वैसे यूज करता है। ठीक है, दूसरा एक संविधान है समाजवादी संविधान। ओके, तो समाजवादी को बोलते हैं हम लोग सोशलिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। आप इसका सबसे अच्छा उदाहरण
रूस को ले सकते हैं, क्योंकि रूस जो है वो समाजवादी संविधान है। और अपने भारत को भी ले सकते हैं, क्योंकि समाजवादी शब्द अपने प्रेम्बल में भी है, प्रस्तावना में भी है, और कुछ आपके आर्टिकल 39A 39B में भी इसको इंक्लूड किया गया है। तो समाजवादी संविधान में क्या होता है कि जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं, जो देश के रिसोर्सेज होते हैं, संसाधन होते हैं, उस पर जो स्वामित्व होता है वो जनता का नहीं होता, पर्टिकुलर किसी निजी क्षेत्र का नहीं होता, इस पे होता है सरकार का स्वामित्व। वो सरकार ही हर चीज निर्धारित करती है। ओके। कुछ दिन पहले एक बच्चा मेरे से फोन मतलब व्हाट्सएप पे पूछा था मेरे से कि सर समाजवादी क्या होता है, पूंजीवादी क्या होता है। तो मैंने अपने स्तर पर उनको फोन करके समझाने की कोशिश की थी, है ना। अब हम लोग पॉलिटी ये लेक्चर पढ़ रहे हैं, तो आगे भी हम लोग इसको अच्छे से देखेंगे कि पूंजीवादी क्या होता है, समाजवादी क्या होता है, ठीक है। तो ये तो समाजवादी में क्या होता है, जैसे हमारे जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी हमारी संसाधन है, उस पर जो स्वामित्व होगा, उसकी जो 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 भी निर्धारित करना होगा, चाहे वो रेट निर्धारित, कीमत निर्धारित करना हो, या डिस्ट्रीब्यूट करना हो कि किस तरह से उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ये सारी सरकार करती है, कोई भी निजी क्षेत्र नहीं करता। ये प्राइवेट सेक्टर बिल्कुल नहीं करता। ओके। ये कह सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर वहाँ होता ही नहीं है। जैसे कि आप यूएसए में देखेंगे, बिल गेट्स हैं, और बहुत बड़ी बड़ी उद्योगपति आप नाम सुनते हैं, बिलियनियर का नाम सुनते हैं, ऐसा आप रूस में नहीं देख रहे होंगे, क्योंकि रूस में क्या है ना, समाजवादी व्यवस्था है वहाँ पे अपनाई गई है। ओके। अपने यहाँ क्या है ना, अपने यहाँ लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया गया है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। ओके। तो वो क्या होता है कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म क्या होता है, वो भी हम लोग आगे देखेंगे। तो समाजवादी बहुत बड़ा एक शब्द है, लेकिन आप फिर भी इसको एक ब्रीफ में ये समझ लीजिए कि जो भी रिसोर्सेस होते हैं, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसका जो वितरण होता है, या जो भी चीज होती है, वो सरकार करती है। ओके। नेक्स्ट होता है संविधान है पंथ निरपेक्ष संविधान। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन। मैं ध्यान रखना, ये मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया है पंथ निरपेक्ष संविधान, धर्म निरपेक्ष संविधान मैंने नहीं यूज किया। ध्यान रखना है आपको, धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष में बहुत बड़ा डिफरेंस है। बहुत सारी किताबों में ये लिखा होता है धर्म निरपेक्ष। जब मैं अपनी क्लास में भी पढ़ा रहा था, तो मैक्सिमम लोगों ने बताया था कि सर पंथ निरपेक्ष नहीं होता, धर्म निरपेक्ष होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, धर्मनिरपेक्ष भारत के संदर्भ में यूज करना बिल्कुल ही गलत है। जब हम लोग इसको पढ़ेंगे आगे, पंथ निरपेक्ष एक पूरा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, तो हम लोग समझेंगे कि ये किस तरह से होता है, कि पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष में अंतर क्या है। और बाकी की जो देश है, मान लीजिए बहुत विश्व में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो धर्म निरपेक्ष है, उससे हमारा जो भारत है वो किस तरह से अलग है। एक मीन्स का सवाल भी है कि क्या कि पंथ निरपेक्ष क्या होता है, और ये बाकी के जो देश है उससे कैसे अलग है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए आया था, वो भी मैं भी समझाऊंगा आपको। तो ये है, ध्यान रखना, सेकुलर वर्ड इंग्लिश में एक ही वर्ड है, हिंदी में दो वर्ड है, पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष। अपना भारत जो है ना, पंथ निरपेक्ष है। अगर इसका एग्जाम्पल लें तो हमारा अपना भारत उसमें आता है, हमारा प्रेमपल प्रस्तावना में ये वर्ड इंक्लूड है। तो इसका एग्जाम्पल भी आप समझ सकते हैं। पंथ निरपेक्ष को हम बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है अपना प्रगतिवादी संविधान, मतलब प्रोग्रेसिव कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें क्या होता है कि जैसे ही संविधान जैसे अपना संविधान 1947 में बना, आज हम लोग 2020 में है, मतलब ये समझ लीजिए करीब 71 साल का हम लोगों ने जो भी समय बीता है, जो भी संविधान बनने के बाद। लेकिन होता प्रोग्रेसिव संविधान में ये होता है कि जो आने वाली परिस्थिति है, जो भी आगे आने वाली परिस्थिति है, उनका सॉल्यूशन संविधान में नहीं है तो उसको इंक्लूड किया जाए। अगर वो इंक्लूड नहीं हो रहा है तो वो रिजिड संविधान हो जाता है, वो प्रोग्रेसिव नहीं होता। प्रोग्रेसिव वो होता है, जैसे मान लीजिए अभी तो 70 साल है, मान लीजिए आज से 100 साल आगे भी जो समय आने वाला है, उस समय की जो समस्याएं होंगी वो अलग होंगी आज के कंपैरिजन में, है ना। तो उस 100 साल बाद जो समस्याएं आएंगी, उनका सोल्यूशन अगर हम संविधान में इंक्लूड लिख देते हैं संविधान संशोधन द्वारा, तो वो प्रोग्रेसिव संविधान कहा जाएगा। ओके। तो इसका एक उदाहरण अपना भारत का संविधान है, ठीक है, कि हम इसमें संशोधन करके आगे आने वाली समस्याओं को इंक्लूड कर सकते हैं हम। तो इसको प्रोग्रेसिव संविधान कहा जाता है। ओके। एक चीज और थी, मैं आपको यहाँ पे एक कोट तो मुझे याद आ रहा है कि जब ये संविधान बन के तैयार हुआ था, तो अपने जो भीमराव अम्बेडकर है, उन्होंने कहा था कि आगे आने वाले लाखों सालों में अगर कोई ये कहता है कि अब हमारा जो संविधान है वो रिलेवेंट नहीं रहा है, प्रासंगिक नहीं रहा है, या
जो समस्या आ रही है उनके अनुरूप नहीं रहा है, तो मैं ये कहूँगा कि उस समय के जो लोग हैं वो संविधान के लायक नहीं है। संविधान ये कभी इररेलेवेंट नहीं हो सकता, अप्रासंगिक नहीं हो सकता। ये इस तरह का संविधान बनाया गया और आपको पता है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है वो भारत का है। और इसीलिए है क्योंकि हर चीज का इसमें हर चीज की जो समस्या है उस सबका समावेश अपने संविधान में किया गया है, तो प्राउड भी फील होना चाहिए हम लोगों को। तो नेक्स्ट जो संविधान है वो है अध्यात्मवादी संविधान, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पिरिचुअलिस्टिक संविधान। ओके, इसमें क्या होता है कि पर्टिकुलर किसी एक धर्म को लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं, जैसे पाकिस्तान हो गया, इस्लाम को, ईरान हो गया, इस तरह के जो संविधान होते हैं वो एक अध्यात्म को लेकर बढ़ते हैं, एक धर्म को लेकर बढ़ते हैं। ओके, तो ये सारा जो चीज था ये अपना संविधान का वर्गीकरण रहा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे अपना जो टॉपिक है कि भारत का संविधान, उस पर हम लोग शुरुआत करते हैं। एक चीज और बता दूं, जो हम लोगों ने ये जो पिछला किया है, इसमें क्या अगर कहीं आता है कि संविधान क्या होता है, ये मेंस का टॉपिक है और एक पूरा क्वेश्चन का एक पूरा मैंने फॉर्मेट दिया है आपको। उसमें मान लीजिए पूछा जाता है कि संविधान क्या होता है, इसका वर्गीकरण कैसे किया जा सकता है, तो आप पूरा ये लिख सकते हैं, है ना, और एक अच्छे डिसेंट मार्क्स आपको मिल सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अपना टॉपिक देखते हैं कि भारत का संवैधानिक विकास। अगर हम लोग इसको देखते हैं तो ये अपना दो भागों में इसको बांट के हम लोग पढ़ सकते हैं। पहला है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत 1773 से 1853 तक। ओके, नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं कि ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत 1858 से लेकर 1947 तक। ओके, जब तक हम लोगों का भारत अपना देश जो है आज़ाद नहीं हो जाता, तब तक ब्रिटिश क्राउन का ही शासन रहा था। तो ये दो चीज़ें हैं, दो चीज़ें हम लोगों को पढ़ना है। मैंने इसको एक चार्ट के वे में लिखा है, शायद आपको समझ आएगा, इजीली समझ आएगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उसका जो शासन था वो 1773 से लेकर 1853, 1773 से इसलिए लेते हैं क्योंकि ये 1773 का पहला एक्ट था जो कंपनी को रेगुलेट करने के लिए आया था, और इसीलिए इसका नाम रेगुलेटिंग एक्ट नाम दिया गया था, जिसको इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं विनियामक अधिनियम। ओके, तो ये पहला एक्ट था, हालांकि इससे पहले ही कंपनी भारत में आ चुकी थी। ओके, तो इसको हम लोग देखेंगे 1773 से लेकर 1853, इसमें बहुत सारे एक्ट देखेंगे हम लोग, रेगुलेटिंग एक्ट देखेंगे, पिट्स इंडिया एक्ट देखेंगे, चार्टर एक्ट देखेंगे 1793 का, चार्टर एक्ट 1813 का देखेंगे, चार्टर एक्ट 1833 का देखेंगे, चार्टर एक्ट लास्ट जो 1853 का देखेंगे। फिर हम लोग जो भी इसके बाद जो अधिनियम आएंगे वो ब्रिटिश क्राउन के बाद आएंगे, क्योंकि आपको पता है कि 1857 में एक बहुत बड़ी क्रांति होती है जिसमें मोर और लेस हम लोगों को आज़ादी मिल चुकी होती है, लेकिन कुछ रियासतें थी जिसमें जिन लोगों ने थोड़ा जिसमें अंग्रेजों का साथ दिया था, जिस वजह से वो जो क्रांति थी वो सफल नहीं हो पाई। तो इस वजह से जो क्राउन जो ब्रिटिश था वो ये समझ चुका था कि अगर हम लोग इसको कंटिन्यू रखते हैं कंपनी के शासन को भारत में, तो आगे भी हो सकता है इस तरह की क्रांतियां हों, और वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि कि इस तरह की क्रांतियां हों, क्योंकि वो उन्हें पता था कि अगर इस तरह की क्रांतियां आगे होती हैं तो शायद बहुत मुश्किल होगा कि आगे हम भारत में शासन कर पाए। इसलिए उन्होंने पूरा सिस्टम ही चेंज कर दिया, और वो ब्रिटिश क्राउन का या ब्रिटिश संसद का या ब्रिटिश साम्राज्ञी का या रानी एलिजाबेथ का शासन लेके आए। उन्होंने कहा था कि अब कंपनी शासन नहीं करेगी, अब डायरेक्ट जो होगा महारानी एलिजाबेथ है उनके द्वारा शासन किया जाएगा। तो ये था, तो उसमें हम लोग सबसे पहला जो अधिनियम देखेंगे भारत सरकार अधिनियम 1858, नेक्स्ट देखेंगे भारत परिषद अधिनियम 1861, नेक्स्ट भारत परिषद अधिनियम 1892, फिर हम लोग देखेंगे 1909 का, फिर हम लोग देखेंगे 1919 का, 1935 का, और लास्ट देखेंगे हम लोग भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ओके, तो इस तरह से हम लोग क्लास रहेगा, और इसका एक जो लास्ट लेक्चर रहेगा उसको सारा ही कंप्लीट हो जाएगा, 1947 तक कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, अपने रिव्यू देना मत भूलिए कि ये विजिबल है, ऑडिबल है या नहीं, इससे एग्जाम में कुछ बेटर किया जा सकता है या नहीं। अगर आपको एक चीज़ बताओ, अगर आप कंपैरिजन करना है तो कंटेंट को लेके करना, इसमें कोई चीज़ नहीं छूटेगी। फिर भी आप जो भी बोलेंगे उस पर मैं विचार करूंगा, और अगर ये कंटिन्यू होता है तो सारे लेक्चर आपको एमपी क्लासेस यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे। ओके, तो मुझे बताइए उसके बाद ही जो ज्योग्राफी और मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर आपको मिलेगा।
मैं वेट करूंगा जब तक आपके रिव्यू नहीं आ जाते, उसके बाद तब तक मैं कोई भी लेक्चर अपलोड नहीं करूंगा। ओके, थैंक यू सो मच।